प्रकरण 3 काव्यखंड संवत 1950 से 1975। नई धारा द्वितीयोत्थान। पंडित श्रीधर पाठक के एकांतवासी योगी का उल्लेख खड़ी बोली की कविता के आरंभ के प्रसंग में प्रथम उत्थान के अंतर्गत हो चुका है। उसकी सीधी सादी खड़ी बोली और जनता के बीच प्रचलित ले ही ध्यान देने योग्य नहीं है, किंतु उसकी कथा की सार्वभौम मार्मिकता भी ध्यान देने योग्य है। किसी के प्रेम में योगी होना और प्रकृति के निर्जन क्षेत्र में कुटी छाकर रहना एक ऐसी भावना है जो समान रूप में सब देशों के और सब श्रेणियों के स्त्री पुरुषों के मर्म का स्पर्श स्वभावता करती आ रही है। सीधी सादी खड़ी बोली में अनुवाद करने के लिए ऐसी प्रेम कहानी चुनना जिसकी मार्मिकता अनपढ़ स्त्रियों तक के गीतों की मार्मिकता के मेल में हो, पंडितों की बंधी हुई रूढ़ी से बाहर निकलकर अनुभूति के स्वतंत्र क्षेत्र में आने की प्रवृत्ति का घोतक है। भारतीय हृदय का सामान्य स्वरूप पहचानने के लिए पुराने प्रचलित ग्राम गीतों की ओर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। केवल पंडितों द्वारा प्रचलित काव्य परंपरा के अनुशीलन की ही अलम नहीं है। पंडितों की बंधी प्रणाली पर चलने वाली काव्यधारा के साथ साथ सामान्य अनपढ़ जनता के बीच एक स्वच्छंद और प्राकृतिक भावधारा भी गीतों के रूप में चलती रहती है। ठीक उसी प्रकार जैसे बहुत काल से स्थिर चली आती हुई पंडितों की साहित्यिक भाषा के साथ साथ लोक भाषा की स्वाभाविक धारा भी बराबर चलती रहती है। जब पंडितों की काव्य भाषा स्थिर होकर उत्तरोत्तर आगे बढ़ती हुई लोक भाषा से दूर पड़ जाती है और जनता के हृदय पर प्रभाव डालने की उसकी शक्ति क्षीण होने लगती है, तब शिष्ट समुदाय लोक भाषा का सहारा लेकर अपनी काव्य परंपरा में नया जीवन डालता है। प्राकृत के पुराने रूपों से लदी अभ्रंश जब लद्दड़ होने लगी, तब शिष्ट काव्य प्रचलित देसी भाषाओं से शक्ति प्राप्त करके ही आगे बढ़ सका। यही प्राकृतिक नियम काव्य के स्वरूप के संबंध में भी अटल समझना चाहिए। जब जब शिष्टों का काव्य पंडितों द्वारा बंधकर निश्चेष्ट और संकुचित होता, तब तब उसे सजीव और चेतन प्रसार देश की सामान्य जनता के बीच स्वच्छंद बहती हुई प्राकृतिक भावधारा से जीवन तत्व ग्रहण करने से ही प्राप्त होगा। यह भावधारा अपने साथ हमारे चिर परिचित पशु पक्षियों, पेड़ पौधों, जंगल, मैदानों आदि को भी समेटे चलती हैं। देश के स्वरूप के साथ यह संबद्ध चलती हैं। एक गीत में कोई ग्रामवधु अपने वियोग काल की दीर्घता की व्यंजना अपने चिर परिचित प्रकृति व्यापार द्वारा इस भोले ढंग से करती हैं। जो नीम का प्यारा पौधा प्रिय अपने हाथ से द्वार पर लगा गया, वह बड़ा होकर फूला और उसके फूल झड़ भी गए, पर प्रिय न आया। इस भावधारा की अभिव्यंजन प्रणालियाँ वे ही होती हैं जिस पर जनता का हृदय इस जीवन में अपने भाव स्वभावता ढालता आता है। हमारी भाव प्रवर्तिनी शक्ति का असली भंडार इसी स्वाभाविक भावधारा के भीतर निहित समझना चाहिए। जब पंडितों की काव्यधारा इस स्वाभाविक भावधारा से विच्छिन्न पड़कर रूढ़ हो जाती हैं, तब वह कृत्रिम होने लगती हैं और उसकी शक्ति भी क्षीण होने लगती हैं। ऐसी परिस्थिति में इसी भावधारा की ओर दृष्टि ले जाने की आवश्यकता होती है। दृष्टि ले जाने का अभिप्राय है उस स्वाभाविक भावधारा के ढलान की नाना अंतर्भूमियों को परखकर शिष्ट काव्य के स्वरूप का पुनर्विधान करना। यह पुनर्विधान सामंजस्य के रूप में हो, अंध प्रतिक्रिया रूप में नहीं, जो विपरीतता की हद तक जा पहुँचती है। इस प्रकार के परिवर्तन को ही अनुभूति की सच्ची नैसर्गिक स्वच्छंदता, ट्रू रोमांटिसिज्म कहना
चाहिए, क्योंकि यह मूल प्राकृतिक आधार पर होता है। इंग्लैंड के जिस स्वच्छंदतावाद रोमांटिसिज्म का इधर हिंदी में भी बराबर नाम लिया जाने लगा है, उसके प्रारंभिक उत्थान के भीतर परिवर्तन के मूल प्राकृतिक आधार का स्पष्ट आभास रहा। पीछे के कवियों की व्यक्तिगत, विधागत और बुद्धिगत प्रवृत्तियों और विशेषताओं के, जैसे रहस्यात्मक दार्शनिक, स्वातंत्र्य भावना, कलाकार आदि के अधिक दर्शन से वह कुछ ढक सा गया। काव्य को पांडित्य की विदेशी रूढ़ियों से मुक्त और स्वच्छंद का ऊपर ने किया था, पर स्वच्छंद होकर जनता के हृदय में संचरण करने की शक्ति वह कहाँ से प्राप्त करे। यह स्कॉटलैंड के एक किसानी झोपड़े में रहने वाले कवि बर्न्स, रॉबर्ट बर्न्स ने ही दिखाया था। उसने अपने देश के परंपरागत प्रचलित गीतों की मार्मिकता परखकर देश भाषा में रचनाएं की, जिन्होंने वहाँ सारे जन समाज के हृदय में अपना घर किया। वाल्टर स्कॉट ने देश की अंतर्व्यापिनी भावधारा से भक्ति लेकर साहित्य को अनुप्रमाणित किया था। जिस परिस्थिति में अंग्रेजी साहित्य में स्वच्छंदतावाद का विकास हुआ, उसे भी देखकर यह समझ लेना चाहिए कि रीतिकाल के अंत में या भारतेंदु काल के अंत में हिंदी काव्य की जो परिस्थिति थी, वह कहाँ तक इंग्लैंड की परिस्थिति के अनुरूप थी। सारे यूरोप में बहुत दिनों तक पंडितों और विद्वानों के लिखने पढ़ने की भाषा लैटिन, प्राचीन रोमियों की भाषा रही। फ्रांसीसियों के प्रभाव से इंग्लैंड की काव्य रचना भी लैटिन की प्राचीन रूढ़ियों से जकड़ी जाने लगी। उस भाषा के काव्यों की सारी पद्धतियों का अनुसरण होने लगा। बंधी हुई अलंकृत पदावली, वस्तु वर्णन की रूढ़ियाँ, छंदों की व्यवस्था सब ज्यों की त्यों रखी जाने लगी। इस प्रकार अंग्रेजी काव्य विदेशी काव्य और साहित्य की रूढ़ियों से इतना आच्छन्न हो गया कि वह देश की परंपरागत स्वाभाविक भावधारा से विच्छिन्न सा हो गया। काउपर, क्रेब और बर्न्स ने काव्य धारा को साधारण जनता की नाद रुचि के अनुकूल नाना मधुर लयों में तथा लोक हृदय के ढलान की नाना मार्मिक अंतर्भूमियों में ढाला। अंग्रेजी साहित्य के भीतर काव्य का यह स्वच्छंद रूप पूर्व रूप से बहुत अलग दिखाई पड़ा। बात यह थी कि लैटिन, जिसके साहित्य का निर्माण बहुत कुछ यवनानी ढांचे पर हुआ था, इंग्लैंड के लिए दूर देश की भाषा भी, अतः उसका साहित्य भी वहाँ के निवासियों के अपने चिर संचित संस्कार और भाव व्यंजना पद्धति से दूर पड़ता था। पर हमारे साहित्य में रीतिकाल की रूढ़ियों में वे किसी और देश की नहीं, उनका विकास इसी देश के साहित्य के भीतर संस्कृत में हुआ। संस्कृत काव्य और उसी के अनुकरण पर रचित प्राकृत भ्रंश काव्य भी हमारा ही पुराना काव्य है, पर पंडितों और विद्वानों द्वारा रूप ग्रहण करते रहने और कुछ बंध जाने के कारण जनसाधारण की भावमयी वाग्धारा से कुछ हटा सा लगता है। पर एक ही देश और एक ही जाति के बीच आविर्भूत होने के कारण दोनों में कोई मौलिक पार्थक्य नहीं। अतः हमारे वर्तमान कार्य क्षेत्र में यदि अनुभूति की स्वच्छंदता की धारा प्रकृत पद्धति पर अर्थात परंपरा से चले आते हुए मौखिक गीतों के मर्म स्थल से शक्ति लेकर चलने पाती, तो वह अपनी ही काव्य परंपरा होती, अधिक सजीव और स्वच्छंद की हुई। रीतिकाल के भीतर हम दिखा चुके हैं कि जिस प्रकार रसों और अलंकारों के उदाहरणों के रूप में रचना होने से और कुछ छंदों की परिपाटी बंध जाने से हिंदी कविता जकड़ सी उठी थी। हरिश्चंद्र के सहयोगियों में काव्य धारा को नए नए विषयों की ओर मोड़ने की प्रवृत्ति तो दिखाई पड़ी,
परिभाषा ब्रज ही रहने दी गई और पद्य के ढांचों, अभिव्यंजना के ढंग तथा प्रकृति के स्वरूप निरीक्षण आदि में स्वच्छंदता के दर्शन न हुए। इस प्रकार की स्वच्छंदता का आभार पहले पहल पंडित श्रीधर पाठक ने दिया। उन्होंने प्रकृति के रूढ़िबद्ध रूपों तक ही न रहकर अपनी आँखों से भी उसके रूपों को देखा। गुणवंत हेमंत में वे गांव में उपजने वाली मूली मटर जैसी वस्तुओं को भी प्रेम से सामने लाए, जो परंपरागत ऋतु वर्णनों के भीतर नहीं दिखाई पड़ती थी। इसके लिए उन्हें पंडित माधव प्रसाद मिश्र की बौछार भी सहनी पड़ी थी। उन्होंने खड़ी बोली पद्य के लिए सुंदर ले और चढ़ाव उतार के नए ढांचे भी निकाले और इस बात का ध्यान रखा कि छंदों का सुंदर ले से पढ़ना एक बात है, राग रागिनी गाना दूसरी बात। ख्याल या लावनी की लय पर जैसे एकांतवासी योगी लिखा गया, वैसे ही सुथरे साइयों के सदुक्कड़ी ढंग पर जगत सच्चाई सार, जिसमें कहा गया कि जगत है सच्चा तनिक न कच्चा, समझो बच्चा इसका भेद। स्वर्गीय वीणा में उन्होंने उस परोक्ष दिव्य संगीत की ओर रहस्यपूर्ण संकेत किया, जिसके ताल सुर पर यह सारा विश्व नाच रहा है। इन सब बातों का विचार करने पर पंडित श्रीधर पाठक ही सच्चे स्वच्छंदतावाद और रोमांटिसिज्म के प्रवर्तक ठहरे हैं। खेद है कि सच्ची और स्वाभाविक स्वच्छंदता का यह मार्ग हमारे कार्य क्षेत्र के बीच चल न पाया। यह बात यह है कि उस समय पिछले संस्कृत काव्य के संस्कारों के साथ पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य क्षेत्र में आए, जिनका प्रभाव गद्य साहित्य और काव्य निर्माण दोनों पर बहुत व्यापक पड़ा। हिंदी में परंपरा से व्यवहत छंदों के स्थान पर संस्कृत के वृत्तों का चलन हुआ, जिसके कारण संस्कृत पदावली का समावेश बढ़ने लगा। भक्तिकाल और रीतिकाल की परिपाटी के स्थान पर पिछले संस्कृत साहित्य की पद्धति की ओर लोगों का ध्यान बटा। द्विवेदी जी सरस्वती पत्रिका द्वारा बराबर कविता में बोलचाल की सीधी सादी भाषा का आग्रह करते रहे, जिससे तीव्रतात्मक मेट्राओ फैक पदों का खड़ी बोली में ढेर लगने लगा। यह तो हुई द्वितीय उत्थान के भीतर की बात। आगे चलकर तृतीय उत्थान में उक्त परिस्थिति के कारण जो प्रतिक्रिया उत्पन्न हुई, वह भी स्वाभाविक स्वच्छंदता की ओर न बढ़ने पाई। बीच में रविंद्र बाबू की गीतांजलि की धूम उठ जाने के कारण नवीनता प्रदर्शन के इच्छुक नए कवियों में से कुछ लोग तो बंग भाषा की रहस्यात्मक कविताओं की रूपरेखा लाने में लगे। कुछ लोग पाश्चात्य काव्य पद्धति की विश्व साहित्य का लक्षण समझ उसके अनुसरण में तत्पर हुए। परिणाम यह हुआ कि अपने यहाँ की रीतिकाल की रूढ़ियों और द्वितीय उत्थान की तीव्रतात्मकता से छुटकर बहुत सी हिंदी कविता विदेश की अनुकृत रूढ़ियों और वादों में जा फंसी। इन्हें गिने नए कवि भी स्वच्छंदता के मार्मिक और स्वाभाविक पथ पर चले। पंडित श्रीधर पाठक एकांतवासी योगी के बहुत दिनों पीछे पंडित श्रीधर पाठक ने खड़ी बोली में और भी रचनाएं की। खड़ी बोली की इनकी दूसरी पुस्तक श्रांत पथिक गोल्ड स्मिथ के ट्रेवलर का अनुवाद निकली। इसके अतिरिक्त खड़ी बोली में फुटकल कविताएं भी पाठक जी ने बहुत सी लिखी। मन की मौज के अनुसार कभी कभी ये एक ही विषय के वर्णन में दोनों बोलियों के पद रख देते थे। खड़ी बोली और ब्रजभाषा दोनों में ये बराबर कविता करते रहे। उजड़ ग्राम डेजर्टेड विलेज इन्होंने ब्रजभाषा में ही लिखी। अंग्रेजी और संस्कृत दोनों के काव्य साहित्य का अच्छा परिचय रखने के कारण हिंदी कवियों में पाठक जी की रुचि बहुत ही परिष्कृत थी। शब्द शोधन में तो पाठक जी अद्वितीय थे। जैसी चलती और रसीली इनकी ब्रजभाषा होती थी, वैसा ही कोमल और मधुर संस्कृत
पदविन्यास भी वे वास्तव में एक बड़े प्रतिभाशाली, भावुक और सुरुचि संपन्न कवि थे। भद्दापन इनमें न थान रूप रंग में, न भाषा में, न भाव में, न चाल में, न भाषण में। इनकी प्रतिभा बराबर रचना के नए नए मार्ग भी निकाला करती थी। छंद पदविन्यास, वाक्य विन्यास आदि के संबंध में नई नई बंदिशें इन्हें खूब सूझा करती थी। अपनी रुचि के अनुसार कई नए ढांचे के छंद इन्होंने निकाले जो पढ़ने में बहुत ही मधुर ले पर चलते थे। यह छंद देखिए। नाना कृपाल निज पानी लिए, वपु नील वसन परिधान किए, गंभीर घोर अभिमान ही, सखी पारिजात मधुपान किए। छिन छिन पर जोर मरोर दिखावत, पल पल पर आकृति कोर झुकावत, यह मोर नचावत शोर मचावत, श्वेत श्वेत बग पाती उड़ावत, नंदन प्रसून मकरंद बिंदु मिश्रित, समीर बिनु धीर चलावत। अंत्यानुप्रास सहित बेठिकाने समाप्त होने वाले गद्य के से लंबे वाक्यों के छंद भी वह जैसे अंग्रेजी में होते हैं इन्होंने लिखे। सांध्य अटन का यह छंद देखिए। विजन वन प्रांत था, प्रकृति मुख शांत था, अटल का समय था, रजनी का उदय था, प्रसव के काल की लालिमा में लसा, बाल शशि व्योम की ओर था आ रहा, सद उत्फुल्ल अरविंद नभ नील सुवी, साल नभ वक्ष पर जा रहा था चढ़ा। विश्व संचालक परोक्ष संगीत ध्वनि की और रहस्यपूर्ति संकेत स्वर्गीय वीणा की इस पंक्तियों में देखिए। कहीं पे स्वर्गीय कोई बाला, सुमंज वीणा बजा रही है, सुरों के संगीत की कैसी सुरीली गुंजार आ रही है, कोई पुरंदर की किंकरी है कि या किसी सुर की सुंदरी है, वियोग तपता सी भोग मुक्ता हृदय के उद्गार गा रही है, कभी नई तान प्रेम में है, कभी प्रकोपन कभी विनय है, दया है दाक्षिण्य का उदय है, अनेकों बानक बना रही है, भरे गगन में है जितने तारे, हुए हैं बदमस्तगत पे सारे, समस्त ब्रह्मांड भर को मानो दो उंगलियों पर नचा रही है। यह कह आए हैं कि खड़ी बोली की पहली पुस्तक एकांतवासी योगी इन्होंने लावनी या ख्याल के ढंग पर लिखी थी। पीछे खड़ी बोली को हिंदी के प्रचलित छंदों में ले आए। श्रांत पथी की रचना इन्होंने रोला छंद में की। इसके आगे भी ये बड़े और यह दिखा दिया कि सवेय में भी खड़ी बोली कैसी मधुरता के साथ ढल सकती हैं। इस भारत में वन पावन तू ही तपस्वियों का तप आश्रम था, जगत तत्व की खोज में लग्न यहाँ जहाँ ऋषियों ने अभग्न किया श्रम था, जब प्राकृत विश्व का विभ्रम और था, सात्विक जीवन का क्रम था, महिमा वनवास की थी तब और प्रभाव पवित्र अनुपम था। पाठक जी कविता के लिए हर एक विषय ले लेते थे। समाज सुधार के वे बड़े आकांक्षी थे। इससे विधवाओं की वेदना, शिक्षा प्रसाद ऐसे ऐसे विषय भी उनकी कलम के नीचे आया करते थे। विषयों को काव्य का पूरा स्वरूप देने में चाहे वे सफल न हुए हों, अभिव्यंजना के वाग्वैचित्र की ओर उनका ध्यान चाहे न रहा हो, गंभीर नूतन विचारधारा चाहे उनकी कविताओं के भीतर कम मिलती हो, पर उनकी वाणी में कुछ ऐसा प्रसाद था कि जो बात उनके द्वारा प्रकट की जाती थी उसमें सरसता आ जाती थी। अपने समय के कवियों में प्रकृति का वर्णन पाठक जी ने सबसे अधिक किया। इससे हिंदी प्रेमियों में वे प्रकृति के उपासक कहे जाते थे। पर यहाँ
यह कह देना आवश्यक है कि उनकी यह उपासना प्रकृति के उन्हीं रूपों पर तक परिसीमित थी जो मनुष्यों को सुखदायक और आनंदप्रद होते हैं या जो भव्य और सुंदर होते हैं। प्रकृति के सीधे साधे नित्य आँखों के सामने आने वाले देश के परंपरागत जीवन से संबंध रखने वाले दृश्यों की मधुरता और उनकी दृष्टि कम रहती। पंडित श्रीधर पाठक का जन्म संवत 1916 में और मृत्यु संवत 1985 में हुई। अगले हैं पंडित अयोध्या सिंह जी उपाध्याय हरिओद। भारत तेंदु के पीछे द्वितीय उत्थान के पहले ही हिंदी के लब्ध प्रतिष्ठ कवि पंडित अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद नए विषयों की ओर चल पड़े थे। खड़ी बोली के लिए उन्होंने पहले उर्दू के छंदों और ठेठ बोली को ही उपयुक्त समझा, क्योंकि उर्दू के छंदों में खड़ी बोली अच्छी तरह मन चुकी थी। संवत 1957 के पहले ही वे बहुत सी फुटकर रचनाएं इस उर्दू ढंग पर कर चुके थे। नागरी प्रचारणी सभा के गृह प्रवेशोत्सव के समय संवत 1957 में उन्होंने जो कविता पढ़ी थी उसके ये चरण मुझे अब तक याद हैं। चार डग हमने भरे तो क्या किया, है पड़ा मैदान कोसों का अभी, मौलवी ऐसा न होगा एक भी, खूब उर्दू जो न हो वे जानता। इसके उपरांत तो वे बराबर इसी ढंग की कविताएं करते रहे। जब पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी के प्रभाव से खड़ी बोली ने संस्कृत छंदों और संस्कृत की समस्त पदावली का सहारा लिया, तब उपाध्याय जी जो गद्य में अपनी भाषा संबंधिनी पटुता उसे दो हदों पर पहुंचाकर दिखा चुके थे, उस शैली की ओर बढ़े और संवत 1971 में उन्होंने अपना प्रिप्रवास नामक बहुत बड़ा काव्य प्रकाशित किया। नव शिक्षितों के संसर्ग से उपाध्याय जी ने लोक संग्रह का भाव ग्रहण किया। उक्त काव्य में श्री कृष्ण व्रज के रक्षक नेता के रूप में अंकित किए गए हैं। खड़ी बोली में इतना बड़ा काव्य अभी तक नहीं निकला है। बड़ी भारी विशेषता इस काव्य की यह है कि यह सारा संस्कृत के वर्ण वृत्तों में है, जिसमें अधिक परिमाण में रचना करना कठिन काम है। उपाध्याय जी का संस्कृत पदविन्यास अनेक उपसर्गों से लदा तथा मंजुल पैसल आदि से बीच बीच में जटिल अर्थात चुना हुआ होता है। द्विवेदी जी और उनके अनुयायी कवि वर्ग की रचनाओं से उपाध्याय जी की रचना इस बात में साफ अलग दिखाई पड़ती है। उपाध्याय जी कोमलकांत पदावली को कविता का सब कुछ नहीं तो बहुत कुछ समझते हैं। यद्यपि द्विवेदी जी अपने अनुयायियों के सहित जब इस संस्कृत वृत्त के मार्ग पर बहुत दूर तक चल चुके थे, तो उपाध्याय जी उस पर आए, पर वे बिल्कुल अपने ढंग पर चले। इसी प्रकार की रचना को हद परचाने उस हद तक जाना अधिकतर लोगों को इष्ट न हो पहुंचाकर दिखाने की प्रवृत्ति के अनुसार उपाध्याय जी ने अपने इस काव्य में कई जगह संस्कृत शब्दों की ऐसी लंबी लड़ी बांधी है कि हिंदी को है, था, किया, दिया ऐसी दो एक क्रियाओं के भीतर ही सिमट कर रह जाना पड़ा है। पर सर्वत्र यह बात नहीं है। अधिकतर पदों में बड़े ढंग से हिंदी अपनी चाल पर चलती दिखाई पड़ती है। यह काव्य अधिकतर भाव व्यंजना और वर्णनात्मक है। कृष्ण के चले जाने पर ब्रज की दशा का वर्णन बहुत अच्छा है। विरह वेदना से क्षुब्ध वचनावली प्रेम की अनेक अंतरदशाओं की व्यंजना करती हुई बहुत दूर तक चलती हैं, जैसा कि इनके नाम से प्रकट है। इनकी कथा वस्तु एक महाकाव्य क्या अच्छे प्रबंध काव्य के लिए भी अपर्याप्त हैं। अतः प्रबंध काव्य के सब अवयव इसमें कहाँ आ सकते हैं। किसी के वियोग में कैसी कैसी बातें मन में उठती हैं और क्या कहकर लोग रोते हैं, इसका जहाँ तक विस्तार हो सका है
किया गया है। परंपरा पालन के लिए जो दृश्य वर्णन है वे किसी बगीचे में लगे हुए पेड़ पौधों के नाम गिनने के समान है। इसी से शायद करील का नाम छूट गया। दो प्रकार के नमूने उद्धत इनके हम आगे बढ़ते हैं। रूपोधान प्रफुल्ल प्राय कलिका राकेन्दुबिंबानना तनवंगी कलहासिनी सुरसिका क्रीड़ा कला पुत्तली शोभा वारिधि की अमूल्य मणि सी लावण्य लीलामयी श्री राधा मृदुभाषिणी मृगद्रगी माधुर्य सन्मूर्ति थी। धीरे धीरे दिन गत हुआ पद्मिनीनाथ डूबे आई दोसा फिर गत हुई दूसरा वार आया यों ही बीती विपुल घटी का ओ कई वार बीते आया कोई ना मधुपुर से ओ ना गोपाल आए। इस काव्य के उपरांत उपाध्याय जी का ध्यान फिर बोलचाल की ओर गया। इस बार उनका मुहावरों पर अधिक जोर रहा। बोलचाल की भाषा में अनेक फुटकर विषयों पर उन्होंने कविताएं रची, जिनकी प्रत्येक पंक्ति में कोई ना कोई मुहावरा अवश्य खपाया गया। ऐसी कविताओं का संग्रह चौथे चोप दे संवत 1981 में निकला। पद प्रसन्न 1982 में भाषा दोनों प्रकार की है, बोलचाल की भी और साहित्यिक भी। मुहावरों के नमूने के लिए चोखे चौपदे का एक पद दिया जाता है। क्यों पले पीस कर किसी को तू है बहुत पाली सी बुरा तेरी हम रहे चाहते पटाना ही पेट तुझसे पटी नहीं मेरी। भाषा के दोनों नमूने ऊपर हैं। यही द्विकलात्मक कला उपाध्याय जी की बड़ी विशेषता है। इससे शब्द भंडार पर इनका विस्तृत अधिकार प्रकट होता है। इनका एक और बड़ा काव्य है वैदेही वनवास, जिसे ये बहुत दिनों से लिखते चले आ रहे थे, वह छप रहा है। अगले पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी। इस द्वितीय उत्थान के आरंभ काल में हम पंडित महावीर प्रसाद जी द्विवेदी को पद रचना की एक प्रणाली के प्रवर्तक के रूप में पाते हैं। गद्य पर जो शुभ प्रभाव द्विवेदी जी का पड़ा, उसका उल्लेख गद्य के प्रकरण में हो चुका है। खड़ी बोली के पदविन्यास पर भी उस आपका पूरा असर पड़ा। पहली बात तो यह हुई कि उनके कारण भाषा में बहुत कुछ सफाई आई। बहुत से कवियों की भाषा शिथिल और अव्यवस्थित होती थी और बहुत से लोग ब्रज और अवधि आदि का मेल भी कर देते थे। सरस्वती के संपादन काल में उनकी प्रेरणा से बहुत से नए लोग खड़ी बोली में कविता करने लगे। उनकी भेजी हुई कविताओं की भाषा आदि दुरुस्त करके वे सरस्वती में दे दिया करते थे। इस प्रकार के लगातार संशोधन से धीरे धीरे बहुत से कवियों की भाषा साफ हो गई। उन्हीं नमूनों पर और लोगों ने भी अपना सुधार किया। यह तो हुई भाषा परिष्कार की बात। अब उन्होंने पदरचना की जो प्रणाली स्थिर की, उसके संबंध में भी कुछ विचार कर लेना चाहिए। द्विवेदी जी कुछ दिनों तक बम्बई की ओर रहे थे, जहाँ मराठी के साहित्य में उनका परिचय हुआ। उसके साहित्य का प्रभाव उन पर बहुत कुछ पड़ा। मराठी कविता में अधिकतर संस्कृत के वृत्तों का व्यवहार होता है। पदविन्यास भी प्रायः गद्य सा ही रहता है। बंग भाषा की सी कोमलकांत पदावली उसमें नहीं पाई जाती। इसी मराठी के नमूने पर द्विवेदी जी ने हिंदी में पदरचना शुरू की। पहले तो उन्होंने ब्रज भाषा के अवलंबन किया। नागरी प्रचारणी पत्रिका में प्रकाशित नागरी तेरी यह दशा और रघुवंश का कुछ आधार लेकर रचित अयोध्या का विलाप नाम की उनकी कविता संस्कृत वृत्तों में ब्रज भाषा में ही लिखी गई थी। जैसे
श्रीयुत नागरी निहारी दशा तिहारी, होवे विषाद मन माहि अति भारी। प्राकार जासु नभ मंडल में समाने, प्राचीर जासु लखी लोप कप हूँ सकाने। जाकी समस्त सुनी संपत्ति की कहानी, नीचे नवाय सिर देवपुरी लजानी। इस आधुनिक काल में ब्रजभाषा पद्य के लिए संस्कृत वृत्तों का व्यवहार पहले पहल स्वर्गीय पंडित सरयू प्रसाद मिश्र ने रघुवंश महाकाव्य में अपने पदबद्ध भावानुवाद में किया था, जिसका प्रारंभिक अंश भारत तेंदु की कविवचन सुधा में प्रकाशित हुआ था। पूरा अनुवाद बहुत दिनों पीछे संवत 1968 में पुस्तकाकार छपा। द्विवेदी जी ने आगे चलकर ब्रजभाषा एकदम छोड़ दी और खड़ी बोली में ही काव्य रचना करने लगे। मराठी का संस्कार तो था ही, पीछे जान पड़ता है। उनके मन में वर्ष का पुराना सिद्धांत भी कुछ जम गया था कि गद्य और पद्य का पदविन्यास एक ही प्रकार का होना चाहिए। पर यह प्रसिद्ध था कि वर्ष का यह सिद्धांत असंगत सिद्ध हुआ और वह आप ही अपने उत्कृष्ट कविताओं में उसका पालन ना कर सका। द्विवेदी जी ने बराबर उक्त सिद्धांत के अनुकूल रचना नहीं की है। अपनी कविताओं के बीच बीच में सानुप्रास कोमल पदावली का व्यवहार उन्होंने किया है, जैसे श्रम्य रूपे रसराशि रंजीते, विचित्र वर्णाभरणे कहाँ गई, आलौकिकानंद विधायनी, महा कविंद्रकांते कविते अहो कहाँ, मांगल्य मूल में वारिद्वारी दृष्टि। पर उनका जोर बराबर इस बात पर रहता था कि कविता बोलचाल की भाषा में होनी चाहिए। बोलचाल से इसका मतलब ठेठ या हिंदुस्तानी का नहीं रहता था, गद्य की व्यवहारिक भाषा का रहता था। परिणाम यह हुआ कि उनकी भाषा बहुत अधिक गद्यवत हो गई। पर जैसा कि गोस्वामी तुलसीदास ने कहा है, गिरा अर्थ जल बीची सम कहियत भिन्न न, भिन्न भाषा से विचार अलग नहीं रह सकता। उनकी अधिकतर कविताएं इतिवृत्तात्मक हुई। उनमें वह लाक्षणिकता, वह चित्रमय भावना और वक्रता बहुत कम आ गई जो रस संसार की गति को तीव्र और मन को आकर्षित करती हैं। यथा सर्वथा तथैव ऐसे शब्दों के प्रयोग ने उनकी भाषा को और भी अधिक गद्य का स्वरूप दे दिया। यद्यपि उन्होंने संस्कृत वृत्तों का व्यवहार अधिक किया, पर हिंदी के कुछ चलते छंदों में भी उन्होंने बहुत सी कविताएं जैसे विधि विडंबना रची है, जिसमें संस्कृत शब्दों का प्रयोग भी कम है। अपना कुमार संभव सार उन्होंने इसी ढंग पर लिखा है। कुमार संभव का यह अनुवाद बहुत ही उत्तम हुआ है। इसके मूल के भाव बड़ी सफाई से आए हैं। संस्कृत के अनुवादों में मूल का भाव लाने के प्रयत्न में भाषा में प्रायः जटिलता आ जाया करती है, पर इसमें यह बात जरा भी नहीं है। ऐसा साफ सुथरा दूसरा अनुवाद जो मैंने देखा है, पंडित केशव प्रसाद जी मिश्र का मेघदूत है। द्विवेदी जी की रचनाओं के नमूने देकर हम आगे बढ़ते हैं। आरोग्य युक्त बलयुक्त सुपुष्ट गात, ऐसा जहाँ युवक एक न दृष्टि आता, सारी प्रजा निपट दीन दुखी जहाँ है, कर्तव्य क्या न कुछ भी तुझको वहाँ है। इंद्रासन के इच्छुक किसने करके तप अति से भारी, कि उत्पन्न असूया तुझ में मुझसे कहो कथा सारी। मेरा यह अनिवार्य सरासन 5 कुसुम सायक धारी, अभी बना ले वे तक्षण ही उसको निज आज्ञाकारी। द्विवेदी जी की कविताओं का संग्रह
काव्य मंजूषा नाम की पुस्तक में हुआ है। उनकी कविताओं के दूसरे संग्रह का नाम सुमन है। द्विवेदी जी के प्रभाव और प्रोत्साहन से हिंदी के कई अच्छे अच्छे कवि निकले, जिनमें बाबू मैथिली शरण गुप्त, पंडित रामचरित्र उपाध्याय और पंडित लोचन प्रसाद पांडे मुख्य हैं। बाबू मैथिली शरण गुप्त सरस्वती का संपादन द्विवेदी जी के हाथ में आने के प्रायः 3 वर्ष पीछे संवत 1963 से बाबू मैथिली शरण गुप्त की खड़ी बोली की कविताएं उक्त पत्रिका में निकलने लगी और उनके संपादन काल तक बराबर निकलती रही। संवत 1966 में उनका रंग में भंग नामक एक छोटा सा प्रबंध काव्य प्रकाशित हुआ, जिसकी रचना चित्तौड़ और बूंदी के राजघरानों से संबंध रखने वाली राजपूती आन की एक कथा को लेकर हुई थी। तब से गुप्त जी का ध्यान प्रबंध काव्यों की ओर बराबर रहा है। वे बीच बीच में छोटे या बड़े प्रबंध काव्य लिखते रहे। गुप्त जी की ओर पहले पहल हिंदी प्रेमियों का सबसे अधिक ध्यान खींचने वाली उनकी भारत भार से निकली। इसमें मुसद्दस हाली के ढंग पर भारतीयों की या हिंदुओं की भूत और वर्तमान दशाओं की विषमता दिखाई पड़ी है। भविष्य निरूपण का यह प्रयत्न नहीं है। यद्यपि काव्य की विशिष्ट पदावली, रसात्मक चित्रण, वाग्वैचित्र्य इत्यादि का विधान इसमें न था, पर बीच में मार्मिक तथ्यों का समावेश बहुत साफ और सीधी सादी भाषा में होने से यह पुस्तक स्वदेश की ममता से पूर्ण नवयुवकों की बहुत प्रिय हुई। प्रस्तुत विषय को काव्य का पूर्ण स्वरूप न दे सकने पर भी इसने हिंदी कविता के लिए खड़ी बोली की उपयुक्तता अच्छी तरह सिद्ध कर दी। इसी ढंग पर बहुत दिनों पीछे इन्होंने हिंदू लिखा, केसों की कथा, स्वर्ग सहोदर इत्यादि बहुत सी फुटकल रचनाएं इनकी सरस्वती में निकली है, जो मंगल घट से संग्रहित है। प्रबंध काव्यों की परंपरा इन्होंने बराबर जारी रखी। अब तक ये 9-10 छोटे बड़े प्रबंध काव्य लिख चुके हैं, जिनके नाम है रंग में भंग, जैन्द्रतवध, विकट भट्ट, पलासी का युद्ध, गुरुकुल, किसान, पंचवटी, सिद्धराज, साकेत, यशोधरा अंतिम 2 बड़े काव्य हैं। विकट भट्ट में जोधपुर के एक राजपूत सरदार की 3 पीढ़ियों तक चलने वाली बात की टेक की अद्भुत पराक्रमपूर्ण कथा है। गुरुकुल में सिख गुरुओं के महत्व का वर्णन है। छोटे काव्यों में जैन्द्रतवध और पंचवटी का स्मरण अधिकतर लोगों को है। गुप्त जी के छोटे काव्यों की प्रसंग योजना भी प्रभावशालिनी है और भाषा भी बहुत साफ सुथरी है। वेतालिक की रचना उस समय हुई जब गुप्त जी की प्रवृत्ति खड़ी बोली में गीत काव्य प्रस्तुत करने की ओर भी हो गई। यद्यपि गुप्त जी जगत और जीवन के व्यक्त क्षेत्र में ही महत्व और सौंदर्य का दर्शन करने वाले तथा अपने राम को लोक के बीच अधिष्ठित देखने वाले कवि हैं, पर तथ्योत्थान में छायावाद के नाम से रहस्यात्मक कविताओं का कलरव सुन इन्होंने भी कुछ गीत रहस्यवादियों के स्वर में गाए जो झनकार में संग्रहित हैं, पर असीम के प्रति उत्कंठा और लंबी चौड़ी वेदना का विचित्र प्रदर्शन गुप्त जी की अंतः प्रेरित प्रवृत्ति के अंतर्गत नहीं। काव्य का एक मार्ग चलता देख ये उधर भी जा पड़े। साकेत और यशोधरा इनके 2 बड़े प्रबंध हैं। दोनों में उनके काव्यत्व का तो पूरा विकास दिखाई पड़ता है, पर प्रबंधत्व की कमी है। बात यह है कि इनकी रचना उस समय हुई जब गुप्त जी की प्रवृत्ति गीत काव्य या नए ढंग के प्रतीक मुक्तकों लिरिक्स की ओर हो चुकी थी। साकेत की रचना तो मुख्यतः इस उद्देश्य से हुई कि उर्मिला काव्य की उपेक्षिता न रह पाए। पूरे 2 सर्ग 9 और 10 उसके वियोग वर्णन में खप गए हैं। इस वियोग वर्णन के भीतर कवि ने
पुरानी पद्धति के आलंकारिक चमत्कारपूर्ण पद तथा आजकल की नई रंगत की वेदना लाक्षणिक वैचित्र वाले गीत दोनों रखे हैं। काव्य का नाम साकेत रखा गया है, जिसका तात्पर्य यह है कि इसमें अयोध्या में होने वाली घटनाओं और परिस्थितियों का ही वर्णन प्रधान है। राम के अभिषेक की तैयारी से लेकर चित्रकूट में राम भरत मिलाप तक की कथा 8 सर्गों तक चलती है। उसके उपरांत 2 सर्गों तक उर्मिला की वियोगावस्था की नाना अंतर्वृत्तियों का विस्तार है, जिसके बीच बीच में अत्यंत उच्च भावों की व्यंजना है। सूरदास की गोपियों वियोग में कहती है, मधुबन तुम कत रहते हरे, विरह वियोग श्याम सुंदर के काहे न उकठी परे। पर उर्मिला कहती है, रह चीर दिन तू हरी भरी, बड़ सुख से बड़ षष्ठी सुंदरी। प्रेम के सुप्रभाव से उर्मिला के हृदय की उदारता का भाव और भी प्रसार हो गया है। वियोग की दशा में प्रिय लक्ष्मण के गौरव की भावना उसे संभाले हुए हैं। उन्माद की अवस्था में जब लक्ष्मण उसे सामने खड़े जान पड़ते हैं, तब उस भावना को गहरा आघात पहुंचता है और व्याकुल होकर कहने लगती हैं, प्रभु नहीं फिरे क्या तुम ही फिरे, हम गिरे अहो तो गिरे गिरे। दंडकारण्य से लेकर लंका तक की घटनाएं शत्रुघ्न के मुंह से मांडवी और भरत के सामने पूरी रसात्मकता के साथ वर्णन कराई गई है। रामायण के भिन्न भिन्न पात्रों के परंपरा से प्रतिष्ठित स्वरूपों को विकृत न करके उनके भीतर ही आधुनिक आंदोलनों की भावनाएं, जैसे किसानों और श्रमजीवियों के साथ सहानुभूति, युद्ध प्रथा की मीमांसा, राज व्यवस्था में प्रजा का अधिकार और सत्याग्रह, विश्व बंधुत्व, मनुष्यत्व कौशल के साथ झलकाई गई हैं। किसी पौराणिक या ऐतिहासिक पात्र के परंपरा से प्रतिष्ठित स्वरूप को मनमाने ढंग पर विकृत करना हम भारी अनाड़ीपन समझते हैं। यशोधरा की रचना नाटकीय ढंग पर है। उसमें भगवान बुद्ध के चरित्र से संबंध रखने वाले पात्रों के उच्च और सुंदर भावों की व्यंजना और परस्पर कथोपकथन है, जिनमें कहीं कहीं गद्य भी है। भाव व्यंजना प्राय गीतों में है। द्वापर में यशोदा, राधा, नारद, कंस, कुब्जा इत्यादि कुछ विशिष्ट व्यक्तियों की मनोवृत्तियों का अलग अलग मार्मिक चित्रण है। नारद और कंस की मनोवृत्तियों के स्वरूप को बहुत ही विशद और समन्वित रूप में सामने रखे गए हैं। गुप्त जी ने अनद, तिलोत्तमा और चंद्रहास नामक 3 छोटी छोटी पदबद्ध रूपक भी लिखे हैं। अनद में कवि ने लोक व्यवस्था के संबंध में उठी हुई आधुनिक भावनाओं और विचारों का अवस्थान प्राचीन काल से के भीतर ले जाकर किया है। वर्तमान किसान आंदोलन का रंग प्रधान है। गुप्त जी की प्रतिभा की सबसे बड़ी विशेषता है कालानुसरण की क्षमता, अर्थात उत्तरोत्तर बदलती हुई भावनाओं और काव्य प्रणालियों को ग्रहण करते चलने की शक्ति। इस दृष्टि से हिंदी भाषी जनता के प्रतिनिधि कवि ये निसंदेह कहे जा सकते हैं। भारत तंदु के समय में स्वदेश प्रेम की भावना जिस रूप में चली आ रही थी, उसका विकास भारत भारती में मिलता है। इधर के राजनीतिक आंदोलन ने जो रूप धारण किया, उसका पूरा आभास पिछली रचनाओं में मिलता है। सत्याग्रह, अहिंसा, मनुष्यत्ववाद, विश्व प्रेम, किसानों और श्रमजीवियों के प्रति प्रेम और सम्मान, सबकी झलक हम पाते हैं। गुप्त जी की रचनाओं के भीतर 3 अवस्थाएं लक्षित होती हैं। प्रथम अवस्था
भाषा की सफाई की है, जिसमें खड़ी बोली के पद्यों की मासरणबंद रचना हमारे सामने आती हैं। सरस्वती में प्रकाशित अधिकांश कविताएं तथा भारत भारती इस अवस्था की रचना के उदाहरण हैं। ये रचनाएं काव्य प्रेमियों को कुछ गद्यवत रूखी और इतिवृत्तात्मक लगती थी। इनमें सरस और कोमल पदावली की कमी भी खटकती थी। बात यह है कि यह खड़ी बोली के परिमार्जन का काल था। इसके अनंतर गुप्त जी ने वंग भाषा की कविताओं का अनुशीलन तथा मधुसूदन दत्त रचित ब्रजांगना, मेघनाद वध आदि का अनुवाद भी किया। इसमें इनकी पदावली में बहुत कुछ सरसता और कोमलता आई, यद्यपि कुछ उबड़ खाबड़ और अव्यवहत संस्कृत शब्दों की ठोकरें कहीं कहीं विशेषता छोटे छोटे छंदों के चरणांत में अब भी लगती है। भारत भारती और वेतालिक के बीच की रचनाएं इस दूसरी अवस्था के उदाहरण में ली जा सकती हैं। इसके उपरांत छायावाद कही जाने वाली कविताओं का चलन होता है और गुप्त जी का कुछ झुकाव प्रगीत मुक्तकों, लिरिक्स और अभिव्यंजना के लाक्षणिक वैचित्र की ओर भी हो जाता है। इस झुकाव का आभास साकेत और यशोधरा में भी पाया जाता है। यह तीसरी अवस्था है। गुप्त जी वास्तव में सामंजस्यवादी कवि हैं, प्रतिक्रिया का प्रदर्शन करने वाले तथा मद में झूमने या झीमने वाले कवि नहीं। सब प्रकार की उच्चता से प्रभावित होने वाला हृदय उन्हें प्राप्त है। प्राचीन के प्रति पूज्य भाव और नवीन के प्रति उत्साह दोनों इनमें हैं। इनकी रचना के कई प्रकार के नमूने नीचे दिए जाते हैं। क्षत्रिय सुनो अब तो कुयस की कालिमा को मेट दो, निज देश को जीवन सहित तन मन तथा धन भेंट दो। वैश्यो सुनो व्यापार सारा मिट चुका है देश का, सब धन विदेशी हर रहे हैं पार है क्या क्लेश का। भारत भारती से। थे हो और रहोगे जब तुम, थी हूँ और सदैव रहूँगी। कल निर्मल जल की धारा सी, आज यहाँ कल वहाँ बहूँगी। दूती बेटी हूँ सहकर में, ले चल शीघ्र मिलूँ। प्रियतम से धाम धरा धन सब तज कर में। अच्छी आँख मिचोली खेली, बार बार तुम छुपो और मैं खोजूं तुम्हें अकेली। निकल रही है उर से आह, ताक रहे सब तेरी राह। चातक खड़ा चोंच खोले है, संपुट खोले सीप खड़ी। मैं अपना घट लिए खड़ा हूँ, अपनी अपनी हमें पड़ी। झनकार से। पहले आँखों में थे मानस में खुद मग्न प्रिय अब थे, छींटे वही उड़े थे बड़े बड़े आंसू के अब थे कब थे। सखी नील नभस्सर से उतरा यह हंस आहा, तरता तरता। अवतारक मौक्तिक शेष नहीं निकला, जिनको चरता चरता। हमने अपने हिम बिंद बचे तब भी चलता, उनको धरता धरता। गड़ जाए नकंटक भूतल के, कर डाल रहा डरता डरता। आकाश जाल सब और तना, रवि तंतु आई है आज बना। करता है पद प्रहार वही, मक्खी सी भिन्ना रही मही। घट ना हो चाहे घटा, उठ नीचे से नित्य। आती है ऊपर सखी, छाकर चंद्रादित्य। इंद्र वधु आने लगी क्यों निज स्वर्ग बिहाय। नन्हे दूबों का हृदय निकल पड़ा यह हाय। इस उत्पल से काय में हाय ऊपल से प्राण। रहने दे बक ध्यान यह पावे ये दृगत्राण। वेद ने तू भी भली बनी,
पाई मैंने आज तुझी में अपनी चाह घनी, अरि वियोग समाधि अनोखी तू क्या ठीक उठनी। अपने को प्रिय को जगती को देखूं खींची तनी, हाँ मेरे कुंजों का कूजर रोकर निराशा होकर सोया, यह चंद्रोदय उसको उड़ा रहा है धवल वसन सा धोया। सखी निरख नदी की धारा, ढलमल चंचल अंचल झलमल झलमल तारा, निर्मल जल अंतस्त भर के उछल उछल कर छल छल करके, थल थल तर के कल कल धर के बिखराती है पारा। ओ मेरे मानस के हास खिल सहस्त्र दल सरस सुहास, सजनी रोता है मेरा गान, प्रिय तक नहीं पहुँच पाती है उसकी कोई तान। बस इसी प्रिय कानन कुंज में मिलन भाषण के स्मृति पुंज में, अभय छोड़ मुझे तुम दीजियो, हसन रोदन से न पसीजियो। साकेत से। अगले कवि हैं पंडित रामचरित उपाध्याय। स्वर्गीय पंडित रामचरित उपाध्याय का जन्म संवत 1929 में गाजीपुर में हुआ था, पर पिछले दिनों में वह आजमगढ़ के पास एक गांव में रहने लगे थे। कुछ वर्ष हुए उनका देहांत हो गया। वे संस्कृत के अच्छे पंडित थे और पहले पुराने ढंग की हिंदी कविता की ओर उनकी रुचि थी। पीछे सरस्वती में जब खड़ी बोली की कविताएं निकलने लगी, तब वे नए ढंग की रचना की और बड़े और द्विवेदी जी के प्रोत्साहन के बराबर उक्त पत्रिकाओं में अपनी रचनाएं भेजते रहे। राष्ट्र भारती, देवदूत, देवसभा, देवी द्रौपदी, भारत भक्ति, विचित्र विवाह इत्यादि अनेक कविताएं उन्होंने खड़ी बोली में लिखी हैं। छोटी कविताएं अधिकतर विदग्ध भाषण के रूप में हैं। रामचरित चिंतामणि नामक एक बड़ा प्रबंध काव्य भी उन्होंने लिखा है, जिसके कई एक प्रसंग बहुत सुंदर बन पड़े हैं। जैसे अंगद रावण संवाद, भाषा उनकी साफ होती थी और वेदग्ध के साथ चलती सी। अंगद रावण संवाद की पंक्तियां देखिए। कुशल से रहना यदि है तुझे दनुज, तो फिर गर्व ना कीजिए, शरण में गिरिए रघुनाथ के, निबल केवल राम है। सुन कपे यम इंद्र कुबेर की, ना हिलती रसना मैं सामने, तदपि आज मुझे करना पड़ा मनुज सेवक से बकवाद भी। यदि कपे मम राक्षस राज का स्तवन है, तुझसे न किया गया कुछ नहीं, डर थे पर क्यों वृथा नीलज, मानव मान बड़ा रहा। पंडित गिरिधर शर्मा नवरत्न, दूसरे संस्कृत के विद्वान जिनकी कविताएं सरस्वती में बराबर छपती रही। झालरापाटन के पंडित गिरिधर शर्मा नवरत्न हैं। सरस्वती के अतिरिक्त हिंदी के और पत्रों तथा पत्रिकाओं में भी अपनी कविताएं भेजते रहे। राजपुताने से निकलने वाले विद्या भास्कर नामक एक पत्र का संपादन भी इन्होंने कुछ दिन किया था। मालवा और राजपुताने में हिंदी साहित्य के प्रचार में इन्होंने बड़ा काम किया है। नवरत्न संस्कृत के भी अच्छे कवि हैं। गोल्ड स्मिथ के हर्मिट एकांतवासी योगी का इन्होंने संस्कृत श्लोकों में अनुवाद किया है। हिंदी में भी इनकी रचनाएं कम नहीं हैं। कुछ पुस्तकें लिखने के अतिरिक्त अनुवाद भी कई पुस्तकों का किया है। रविंद्र बाबू की गीतांजलि का हिंदी पदों में इनका अनुवाद बहुत पहले निकला था। माघ के शिशुपाल वध के 2 सर्गों का अनुवाद हिंदी माघ के नाम से इन्होंने संवत 1985 में किया था। पहले ये ब्रज भाषा के कविता आदि रचते थे, जिनमें कहीं कहीं खड़ी बोली का भी आभास रहता था। शुद्ध खड़ी बोली के भी कुछ कवित्व इनके मिलते हैं। सरस्वती में प्रकाशित इनकी कविताएं अधिकतर इतिवृत्तात्मक या गद्यवत है। जैसे मैं जो नया ग्रंथ विलोकता हूँ,
भाता मुझे सो नव मित्र सा है। देखूं उसे मैं नित बार बार, मानो मिला मित्र मुझे पुराना। ब्रह्मन तजो पुस्तक प्रेम आप, देता अभी हूँ यह राज्य सारा। कहे मुझे यूँ यदि चक्रवर्ती, ऐसा ना राजन कहिए कहूँ मैं। पंडित लोचन प्रसाद पांडे। पांडे जी बहुत छोटी अवस्था में कविता करने लगे थे। सम्मत 1962 में इनकी कविताएं सरस्वती तथा मासिक पत्रिकाओं में निकलने लगी थी। इनकी रचनाएं कई ढंग की है, कथा प्रबंध के रूप में और फुटकल प्रसंग के रूप में भी। चित्तौड़ के भीम सिंह के अपूर्व स्वत्व त्यागी की कथा, नंददास की रास पंचाध्यायी ढंग पर इन्होंने लिखी है। मृगी दुख मोचन में इन्होंने खड़ी बोली के सवैयों में एक मृगी का अत्यंत दारुण परिस्थितियों का वर्णन सरल भाषा में किया है, जिससे पशुओं तक पहुंचने वाली इनकी व्यापक और सर्वभूत दयापूर्ण काव्य दृष्टि का पता चलता है। इनका हृदय कहीं कहीं पेड़ पौधों तक की दशा का मार्मिक अनुभव करना पाया जाता है। यह भावुकता इनकी अपनी है। भाषा की गद्यवत सरल सीधी गति उस रचना प्रवृत्ति का पता देती है जो द्विवेदी जी के प्रभाव से उत्पन्न हुई थी, पर इनकी रचना में खड़ी बोली का वैसा स्वच्छ और निखरा रूप नहीं मिलता जैसा गुप्त जी की उस समय की रचनाओं में मिलता है। कुछ पंक्तियां उद्धृत हैं। चढ़ जाते पहाड़ों में जाके, कभी कभी झाड़ों के नीचे फिरे बिचरे। कभी कोमल पत्तियां खाया करे, कभी मीठी हरी हरी घास चरे। सरिता जल में प्रतिबिंब लखे, निज शुद्ध कहीं जलपान करे। कहीं मुग्ध हो झरझर निर्झर से, तरो कुंज में जा तप ताप करे। तप ताप हरे रहती जहाँ साल रसाल तमाल के, पादपों की अति छाया घनी। चर के तृण आते थके वहाँ बैठते थे मृग ओ उसकी धरनी। पगुराते हुए दृग मूंदे हुए वे, मिटाते थकावट थे अपनी। खूर से कभी कान खुजाले, कभी सिर सिंग पे धारते थे टहनी। मृगी दुख मोचन। सुमन विटप वल्ली काल की क्रूरता से, झुलस जब रही थी ग्रीष्म की उग्रता से। उस कुसमय में हाँ भाग्य आकाश तेरा, आई नवलत्ती के था घोर आपत्ति घेरा। अब तब बूझता था जीवनालोक तेरा, यह लख उस होता दुख से दग्ध मेरा। इस प्रसिद्ध कवियों के अतिरिक्त ना जाने कितने कवियों ने खड़ी बोली में फुटकल कविताएं लिखी, जिन पर द्विवेदी जी का प्रभाव स्पष्ट झलकता था। ऐसी कविताओं से मानसिक पत्रिकाएं भरी रहती थी। जो कविता को अपने से दूर की वस्तु समझते थे, वे भी गद्य में चलने वाली भाषा को पदबद्ध करने का अभ्यास करने लगे। उनकी रचना बराबर प्रकाशित होने लगी। उनके संबंध में यह स्पष्ट समझ रखना चाहिए कि वे अधिकतर इतिवृत्तात्मक गद्य निबंध के रूप में होती थी। फल इसका यह हुआ कि काव्य प्रेमियों को उनके काव्यत्व नहीं दिखाई पड़ता था और वे खड़ी बोली की अधिकांश कविता को तुकबंदी मात्र समझने लगे। आगे चलकर तथ्य उत्थान में इस परिस्थिति के विरुद्ध गहरा प्रतिवर्तन रिएक्शन हुआ। यहाँ तक तो उन कवियों का उल्लेख कुछ हुआ जिन्होंने द्विवेदी जी के प्रोत्साहन से अथवा उनके आदर्श की अनुकूल रचनाएं की, पर इस द्वितीय उत्थान के भीतर अनेक ऐसे कवि भी बराबर अपनी वाग्धारा बहाते रहे, जो अपना स्वतंत्र मार्ग पहले से निकाल चुके थे और जिन
द्विवेदी जी का कोई विशेष प्रभाव नहीं दिखाई पड़ता। द्विवेदी मंडल के बाहर की काव्य भूमि द्विवेदी जी के प्रभाव से हिंदी काव्य ने जो स्वरूप प्राप्त किया, उसके अतिरिक्त और अनेक रूपों में भी भिन्न भिन्न कवियों की काव्यधारा चलती रही। कई एक बहुत अच्छे कवि अपने अपने ढंग पर सरस और प्रभावपूर्ण कविता करते रहे, जिनमें मुख्य राय देवी प्रसाद पूर्ण, पंडित नाथुराम शंकर शर्मा, पंडित गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, पंडित सत्यनारायण कविरत्न, लाला भगवान दीन, पंडित राम नरेश त्रिपाठी, पंडित रूप नारायण पांडे हैं। इन कवियों में से अधिकांश तो दौरंगी कवि थे, जो ब्रजभाषा में तो श्रृंगार, वीर, भक्ति आदि की पुरानी परिपाटी की कविता कवित्व सभ्य या गे पदों में करते आते थे और खड़ी बोली में नूतन विषयों को लेकर चलते थे। बात यह थी कि खड़ी बोली का प्रचार बराबर बढ़ता दिखाई देता था और काव्य के प्रवाह के लिए कुछ नई नई भूमियाँ भी दिखाई पड़ती थी। देश दशा, समाजवाद, देश प्रेम, आचार संबंधी उपदेश आदि ही तक नई धारा की कविता न रहकर जीवन के कुछ और पक्षों की ओर भी बढ़ी, पर गहराई के साथ नहीं। त्याग, वीरता, उदारता, सहिष्णुता इत्यादि के अनेक पौराणिक और ऐतिहासिक प्रसंग पदबद्ध हुए, जिनके बीच बीच में जन्मभूमि प्रेम, स्वजाति गौरव, आत्मसम्मान की व्यंजना करने वाले जोशीले भाषण रखे गए। जीवन की गूढ़ मार्मिक या रमणीय प्रवृत्ति नहीं दिखाई पड़ी। केवल पंडित राम नरेश त्रिपाठी ने कुछ ध्यान कल्पित प्रबंध की ओर दिया। दार्शनिक का पुट राय देवी प्रसाद पूर्ण की रचनाओं में कहीं कहीं दिखाई पड़ता है, पर किसी दार्शनिक तथ्य को हृदयग्राम रसात्मक रूप देने का प्रयास उनमें भी नहीं पाया जाता। उनके वसंत वियोग में भारत दशा सूचक प्राकृतिक विभूति में के नाना चित्रों के बीच बीच में कुछ दार्शनिक तत्व रखे गए हैं और अंत में आकाशवाणी द्वारा भारत के कल्याण के लिए कर्मयोग और भक्ति का आदेश दिलाया गया है। प्रकृति वर्णन के और हमारा काव्य कुछ अधिक अग्रसर हुआ, पर प्रायः वहीं तक रहा जहाँ तक उसका संबंध मनुष्य के सुख सौंदर्य की भावना से है। प्रकृति के जिन सामान्य रूपों के बीच नर जीवन का विकास हुआ, जिन रूपों से हम बराबर घिरे रहते आए हैं, उनके प्रति यह राग या ममता न व्यक्त हुई जो चिर सहचरों के प्रति स्वभावतः हुआ करती हैं। प्रकृति के प्राय वे ही चटकीले भड़कीले रूप लिए गए जो सजावट के काम को समझ गए। सारांश यह है कि जगत और जीवन के नाना रूपों और तथ्यों के बीच हमारे हृदय का प्रसार करने में वाणी वैसी तत्पर ना दिखाई पड़ी। अगले हैं राय देवी प्रसाद पूर्ण। पूर्ण जी का उल्लेख पुरानी धारा के भीतर हो चुका है। ये ब्रजभाषा काव्य परंपरा के बहुत ही प्रौढ़ कवि थे और जब तक जीवित रहे अपने रसिक समाज द्वारा उस परंपरा को की पूरी चहल पहल बनाए रहे। उक्त समाज की ओर से रसिक वाटिका नाम की एक पत्रिका निकली थी, जिसमें उस समय के प्राय सब ब्रजभाषा कवियों की सुंदर रचनाएं छपती थी। जब संवत 1977 में पूर्ण जी का देहावसान हुआ, उस समय उक्त समाज निर्वलंब सा हो गया और रसिक समाज यह चकोर चहु और है रे, कविता को पूरन कलानिधि किते गयो रत्नेश। पूर्ण जी सनातन धर्म के बड़े उत्साही अनुयायी तथा अध्ययनशील व्यक्ति थे। उपनिषद और वेदांत में उनकी अच्छी गति थी। सभा समाजी के प्रति उनका बहुत उत्साह रहता था और उनके अधिवेशनों में वे अवश्य कोई ना कोई कविता पढ़ते थे। देश में चलने वाले आंदोलनों जैसे स्वदेशी को भी उनकी वाणी प्रतिध्वनित करती थी। भारतेंदु, प्रेमधन आदि प्रथम उत्थान के कवियों के समान पूर्ण जी में भी देशभक्ति और राजभक्ति का समन्वय पाया जाता है। बात यह है कि उस समय तक देश के राजनीतिक प्रयत्नों में अवरोध या विरोध का बल नहीं आया था और लोगों की पूरी तरह धड़क नहीं खुली थी। अतः उनकी रचना में यदि एक और स्वदेशी
पर देशभक्तिपूर्ण पद मिले और दूसरी ओर सन 1911 वाले दिल्ली दरबार की ठाट बाट का वर्णन तो आश्चर्य न करना चाहिए। प्रथम उत्थान के कवियों के समान पूर्ण जी पहले नूतन विषयों की कविता भी ब्रज भाषा में करते थे, जैसे विगत आलस की रजनी भई, रुधिर उधम की धूति छे गई, उदित सूरज है नवभाग को, अरुण रंग भये अनुराग को, तजी बिछोनन को अब भागिए, भरतखंड प्रजागण जागिए। इस प्रकार संग्राम, निंदा आदि अनेक विषयों पर उनकी रचनाएं ब्रजभाषा में ही है। पीछे खड़ी बोली की कविता का प्रचार बढ़ने पर बहुत सी रचना उन्होंने खड़ी बोली में भी की, जैसे अमलतास, वसंत वियोग, स्वदेशी कुंडल, नए सन 1910 का स्वागत, नवीन संवत्सर 1967 का स्वागत इत्यादि। स्वदेशी, देशोद्धार आदि पर उनकी अधिकांश रचनाएं तीव्रतात्मक पदों के रूप में हैं। वसंत वियोग बहुत बड़ी कविता है जिसमें कल्पना अधिक सचेष्ट मिलती है। उसमें भारत भूमि की कल्पना एक उद्यान के रूप में की गई है। प्राचीन काल में यह उद्यान सत्व गुण प्रधान तथा प्रकृति की सारी विभूतियों से संपन्न था और इसके माली देवतुल्य थे। पीछे मालियों के प्रमाद और अनैक्य से उद्यान उजड़ने लगता है। यद्यपि कुछ यशस्वी महापुरुष विक्रमादित्य ऐसे कुछ काल के लिए उसे संभालते दिखाई पड़ते हैं, पर उसकी दशा गिरती ही जाती है। अंत में उसके माली साधना और तपस्या के लिए कैलाश मानसरोवर की ओर जाते हैं, जहां आकाशवाणी होती है कि विक्रम की 20वीं शताब्दी में जब पश्चिमी शासन होगा तब उन्नति का आयोजन होगा। अमलतास नाम की छोटी सी कविता में कवि ने अपने प्रकृति निरीक्षण का भी परिचय दिया। ग्रीष्म में जब वनस्थली के सारे पेड़ पौधे झुलसे से रहते हैं और कहीं प्रफुल्लता नहीं दिखाई देती, उस समय अमलतास चारों ओर फुलकर अपनी पीत प्रभाव फैला देता है। इससे कवि भक्ति के महत्व का संकेत ग्रहण करता है। देख तव वैभव द्रुमकुल संत विचार, उसका सुखद निदान, करें जो विषम काल को मंद गया, उस सामग्री पर ध्यान, रंगा निज प्रभु ऋतुपति के रंग द्रुमों में अमलतास तू भक्त, इसी कारण निदाध प्रतिकूल दहन में तेरे रहा आशक्त। पूर्ण जी की कविताओं का संग्रह पूर्ण संग्रह के नाम से प्रकाशित हो चुका है। उनकी खड़ी बोली की रचना के कुछ उदाहरण नीचे दिए जाते हैं। नंदन वन का सुना नहीं किसने नाम, मिलता है जिसमें देवों को भी आराम, उसके भी वासी सुखराशि उग्र हुआ यदि उनका भाग, आकर के इस कुसुमाकर में करते हैं नंदन रुचि त्याग, है उत्तर में कोट शैल समतुंग विशाल, विमल सघन हिमवलित ललित धवलित सब काल, हे नर दक्षिण इसके दक्षिण पश्चिम पूर्व, है अपार जल से परिपूरित कोश अपूर्व, पवन देवता गगन पंत से सुघन घटों में ला कर नीर, सिंचा करते हैं यह उपवन करके सदा कृपा गंभीर, कर देते हैं बाहर भुनको का परिवार, तब कहते हैं किस उदुम्बर का आहार, पक्षी गृह विचार तरुणगत को नहीं हिलाते हैं गदवृंद, हंग भंग हिंसा के भय से खाते नहीं बंद अरविंद, धैनवत जब छक जाते हैं पीकर क्षीर, तब कुछ दुहते हैं को चतुर अहीर, लेते हैं हम मधुकोशों से मधु को गिरे आप ही आप, मक्खी तक निदान स्थल की पाती कभी नहीं कभी संताप। वसंत वियोग से सरकारी कानून का रख कर पूरा ध्यान, कर सकते हो देश का सभी तरह कल्याण, सभी तरह कल्याण देश का कर सकते हो, करके कुछ उद्योग सोग सब हर सकते हो, जो हो तुम में
जान आपदा भारी सारी, हो सकती है दूर नहीं बाधा, बाधा सरकारी। अगले हैं पंडित नाथुराम शंकर शर्मा। इनका जन्म संवत 1916 में और मृत्यु 1989 में हुई। वे अपना उपनाम शंकर रखते थे और पदरचना में अत्यंत सिद्धस्थ थे। पंडित प्रताप नारायण मिश्र ने के वे साथियों में थे और उस समय के कवि समाजों में बराबर कविता पढ़ा करते थे। समस्या पूर्ति वे बड़ी ही सटीक और सुंदर करते थे, जिनमें उनका चारों ओर पदक, पगड़ी, दुसाले आदि से सत्कार होता था। कवि व चित्रकार, काव्य सुधाकर, रसिक मित्र आदि पत्रों में उनकी अनूठी पूर्तियाँ और ब्रजभाषा की कविताएं बराबर निकला करती थी। छंदों के सुंदर नपे दले विधान के साथ ही उनकी उद्भावनाएं भी बड़ी अनूठी होती थी। वियोग का यह वर्णन पढ़िए। शंकर नदी नद नसी नदी सन के नीरन की, भाप बन अंबर ते ऊंची चढ़ जाएगी। दोनों ध्रुव छोरन लो पल में पिघल कर, घूम घूम धरती धुरी सी बढ़ जाएगी। झारेंगे आगरे ये तरनी तारे तारापति, जारेंगे खमंडल में आग मड़ जाएगी। काहूँ विधि विधि की बनावट बचेगी नाही, जो पे वा वियोगिनी की आह कड़ जाएगी। पीछे खड़ी बोली का प्रचार होने पर वे उसमें बहुत अच्छी रचना करने लगे। उनकी पदावली कुछ उद्दंडता लिए होती थी। इसका कारण यह है कि उनका संबंध आर्य समाज से रहा, जिसमें अंधविश्वास और सामाजिक कुरीतियों के उग्र विरोध की प्रवृत्ति बहुत दिनों तक जागृत रही। उसी अंतर्वृत्ति का आभास उनकी रचनाओं में दिखाई पड़ता है। गर्भनंडा रहस्य नामक एक बड़ा प्रबंध काव्य उन्होंने विधवाओं की बुरी परिस्थितियों और देव मंदिरों के अनाचार आदि दिखाने के उद्देश्य से लिखा था। उसका एक पद देखिए। फैल गया हुड़दंग होलिका की हलचल में, फूल फूल कर फाग फहा महिला मंडल में। जन्नी भी तजलाज बनी ब्रज मक्खी सबकी, पर में पिंड छुड़ाई जवनिका में जादव की। फबतियाँ और फटकार इनकी कविताओं की एक विशेषता है। फैशन वालों पर कही हुई इस गिरिजा की छोड़ी ईसु गिरिजा की जाए वाली प्रसिद्ध फबती इन्हीं की है, पर जहाँ इनकी चित्रवृत्ति दूसरे प्रकार की रही है, वहाँ की उक्तियाँ बड़ी मनोहर भाषा में है। यह कवित्व ही लीजिए। तेज ना रहेगा तेजधारियों के नाम को भी, मंगलमयंक मंद मंद पड़ जाएंगे। मीन बिन मारे मर जाएंगे, सरोवर में डूब डूब शंकर सरोज सड़ जाएंगे। चौक चौक चारों और चौकड़ी भरेंगे मृग, खंजन खिलाड़ियों के पंख झड़ जाएंगे। बोलो उन अखियों की होड़ करने को अब, कौन से अड़ीले उपनाम अड़ जाएंगे। अगले हैं पंडित गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। ये हिंदी के एक बड़े ही भावुक और सरस हृदय कवि हैं। ये पुरानी और नई दोनों चाल की कविताएं लिखते हैं। इनकी बहुत सी कविताएं त्रिशूल के नाम से निकली है। उर्दू कविता भी इनकी बहुत सी अच्छी होती हैं। इनकी पुराने ढंग की कविताएं रसिक मित्र, काव्य सुधानिधि और साहित्य सरोवर आदि में बराबर निकलती हैं। रही पीछे इनकी प्रवृत्ति खड़ी बोली की ओर हुई। इनकी 3 पुस्तकें प्रकाशित हैं। प्रेम पचीसी, कुसुमांजलि, कृषक क्रंदन। इस मैदान में भी जिन्होंने अच्छी सफलता पाई है, एक पद नीचे दिया जाता है। तू है गगन विस्तीर्ण तो मैं एक तारा छिद्र हूँ, तू है महासागर
अगम मैं एक धारा छिद्र हूँ, तू है महानद तुल्य तो मैं एक बूंद समान हूँ, तू है मनोहर गीत तो मैं एक उसकी तान हूँ। अगले हैं पंडित राम नरेश त्रिपाठी। त्रिपाठी जी का नाम भी खड़ी बोली के कवियों में बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। भाषा की सफाई और कविता के प्रसाद गुण पर उनका बहुत जोर रहता है। काव्य भाषा में लाघव के लिए कुछ कारक चिन्हों और संयुक्त क्रियाओं के कुछ अंतिम अवयवों को छोड़ना भी, जैसे कर रहा है के स्थान पर कर रहा या करते हुए के स्थान पर करते, ये ठीक नहीं समझते। कार्य क्षेत्र में जिस स्वाभाविक स्वच्छंदता रोमांटिसिज्म का आभास पंडित श्रीधर पाठक ने दिया था, उसके पथ पर चलने वाले द्वितीय उत्थान में त्रिपाठी जी ही दिखाई पड़े। मिलन, पथिक और स्वप्न नामक इनके तीनों खंड काव्यों में इनकी कल्पना ऐसे मर्म पथ पर चलती है जिस पर मनुष्य मात्र का हृदय स्वभावतः ढलता आया है। ऐतिहासिक या पौराणिक कथाओं के भीतर न बंधकर अपनी भावना के अनुकूल स्वच्छंद संचरण के लिए कवि ने नूतन कथाओं की उद्भावना की है। कल्पित आख्यानों की ओर यह विशेष झुकाव स्वच्छंद मार्ग का अभिलाष सूचित करता है। इन प्रबंधों में नर जीवन जिन रूपों में ढालकर सामने लाया गया है, ये मनुष्य मात्र का मर्म स्पर्श करने वाले हैं तथा प्रकृति के स्वच्छंद और रमणीय प्रसार के बीच अवस्थित होने के कारण शेष सृष्टि से विच्छिन्न नहीं प्रतीत होते। स्वदेश भक्ति की जो भावना भारतेंदु के समय से चली आती थी, उसे सुंदर कल्पना द्वारा रमणीय और आकर्षक रूप त्रिपाठी जी ने ही प्रदान किया। त्रिपाठी जी के उपयुक्त तीनों काव्य देशभक्ति के भाव से प्रेरित हैं। देशभक्ति का यह भाव उसके मुख्य पात्रों को जीवन के कई क्षेत्रों में सौंदर्य प्रदान करता दिखाई पड़ता है। कर्म के क्षेत्र में भी, प्रेम के क्षेत्र में भी वे पात्र कई जगह से देखने में सुंदर लगते हैं। देशभक्ति के रसात्मक रूप त्रिपाठी जी द्वारा प्राप्त हुआ, इसमें संदेह नहीं। त्रिपाठी जी ने भारत के प्रायः सब भागों में भ्रमण किया है। इससे इनके प्रकृति वर्णन में स्थानगत विशेषताएं अच्छी तरह आ सकी है। पथिक में दक्षिण भारत के रम्य दृश्यों का बहुत विस्तृत समावेश है। इसी प्रकार इनके स्वप्न में उत्तराखंड और कश्मीर की सुषमा सामने आती है। प्रकृति के किसी खंड के संश्लिष्ट चित्रण की प्रतिभा इनमें अच्छी है। सुंदर आलंकारिक साम्य खड़ा करने में भी इनकी कल्पना प्रवृत्त होती है, पर झूठे आरोपों द्वारा उनकी उड़ान दिखाने का वे चित्र खड़ा करने के लिए नहीं। स्वप्न नामक खंड काव्य तृतीय उत्थान काल के भीतर लिखा गया है, जबकि छायावाद नाम की शाखा चल चुकी थी। इससे उस शाखा का भी रंग कहीं कहीं उसके भीतर झलक मारता है। जैसे प्री की सुधी सी ये सरिताएं, ये कानन कांतार सुसज्जित, मैं तो नहीं किंतु है मेरा हृदय किसी प्रीतम से परिचित, जिसके प्रेम पत्र आते हैं प्रायः सुख संवाद सन्निहित। उक्त उस काव्य को लेकर देखने से थोड़ी थोड़ी इनकी सब प्रवृत्तियां झलक जाती हैं। उनके आरंभ में हम अपनी प्रिया में अनुरक्त वसंत नामक एक सुंदर और विचारशील युवक को जीवन की गंभीर वितर्क दशा में पाते हैं। एक और उसे प्रकृति की प्रमोदयी सुषमाओं के बीच प्रियतमा के साहचर्य को प्रेम सुखलीन रखना चाहता है। दूसरी ओर समाज के असंख्य प्राणियों का कष्ट क्रंदन उसे उद्धार के लिए बुलाता जान पड़ता है। दोनों पक्षों के बहुत सी सजीव चित्र बारी बारी से बड़ी दूर तक चलते हैं। फिर उस युवक के मन में जगत और जीवन के संबंध में गंभीर जिज्ञासाएं उठती हैं। जगत के इस नाना रूपों का उद्गम कहाँ है? सृष्टि के इन व्यापारों का अंतिम लक्ष्य का क्या है? यह जीवन हमें क्यों दिया गया है? इसी प्रकार के प्रश्न उसे व्याकुल करते रहते हैं। कभी कभी यह सोचता है
इसी तरह की अमित कल्पना के प्रवाह में मैं निशिवासर बहता रहता हूँ, विमोहवश नहीं पहुँचता कहीं तीर पर। रात दिवस की बूंदे द्वारा तनघट से परिमित यौवन जल है निकला जा रहा निरंतर, यह रुक सकता नहीं एक पल। कभी कभी उसकी वृत्ति रहस्योन्मुख होती है। वह सारा खेल खड़ा करने वाले उस छुपे हुए प्रीतम का आकर्षण अनुभव करता है और सोचता है कि मैं उसके अन्वेषण में क्यों ना चल पड़ूं। उसकी प्रिया सुमन उसे दिन रात इस प्रकार भावनाओं में ही मग्न और अव्यवस्थित देखकर कर्म मार्ग पर स्थिर हो जाने का उपदेश देती है। सेवा है महिमा मनुष्य की, ना कि अति उच्च विचार द्रव्य बल। मूल है तो रवि के गौरव का, है प्रकाश ही ना कि उच्च स्थल। मन की अमित तरंगों में तुम खोते हो इस जीवन का सुख। इसके उपरांत देश पर शत्रु चढ़ाई करता है और राजा उसे रोकने में असमर्थ होकर घोषणा करता है कि प्रजा अपनी रक्षा कर लें। इस पर देश के झुंड युवक निकल पड़ते हैं और उनकी पत्नियां और माताएं गर्व से फूली नहीं समाती। देश की इस दशा में वसंत को घर में पड़ा देख उसकी पत्नी सुमना को अत्यंत लज्जा होती है और वह अपने पति से स्वदेश के इस संकट के समय शस्त्र ग्रहण करने को कहती हैं। जब वह देखती है कि उसका पति उसी के प्रेम के कारण नहीं उठता है, तब वह उस अपने को ही प्रिय के कर्तव्य पथ का बाधक समझती है। वह सुनती है कि एक रुग्णा वृद्धा यह देखकर कि उसका पुत्र उसी की सेवा के ध्यान से युद्ध पर नहीं जाता है, अपना प्राण त्याग कर देती है। अंत में सुमना अपने को वसंत के सामने से हटाना ही स्थिर करती है और चुपचाप घर से निकल पड़ती हैं। वह पुरुष वेश में वीरों के साथ सम्मिलित होकर अत्यंत पराक्रम के साथ लड़ती है। उधर वसंत उसके वियोग में प्रकृति के खुले क्षेत्र में अपनी प्रेम वेदना की पुकार सुनाता फिरता है, पर सुमना उस समय प्रेम क्षेत्र से दूर थी। अर्धनिशा में तारागत से प्रतिबिंबित अति निर्मल जल में नीली झील के कलित कूल पर मनोव्यथा का लेकर आश्रय। नीरवता में अंतस्थल का मर्म करुण स्वर लहरी में भर। प्रेम जगाया करता था वह विरही विरह गीत गा गा कर। भोजपत्र पर वृह व्यथा में अगणित प्रेम पत्र लिख लिख कर डाल दिए थे उसने गिरि पर, नदियों के तट पर वन पथ पर सुमना के लिए दूर थे ये वियोग के दृश्य कदम्बक, और न विरही की पुकार ही पहुँच सकी उसके समीप तक। अंत में वसंत एक युवक वास्तव में पुरुष वेश में सुमना के उद्भोत से निकल पड़ता है और अपनी अद्भुत वीरता द्वारा सबका नेता बनकर विजय प्राप्त करता है। राजा यह कहकर कि जो देश की रक्षा करे वही राजा उसको राज्य सौंप देता है, उसी समय सुमन भी उसके सामने प्रकट हो जाती हैं। स्वदेश भक्ति की भावना कैसे मार्मिक और रसात्मक रूप में कथा के भीतर व्यक्त हुई है, यह उपयुक्त सारांश द्वारा देखा जा सकता है। जैसा कि हम पहले कह आए हैं, त्रिपाठी जी की कल्पना मानव हृदय के सामान्य मर्म पथ पर चलने वाली है। इनका ग्राम गीत संग्रह करना इस बात को और भी स्पष्ट कर देता है। अतः त्रिपाठी जी हमें स्वच्छंदतावाद रोमांटिसिज्म के पृथक पथ पर दिखाई पड़ते हैं। इनकी रचना के कुछ उदाहरण नीचे दिए जाते हैं। चारु चंद्रिका से आलोकित विमलोदक सरसी के तट पर, बौरगंध से
शिशिल पवन में कोकिल का आलाप श्रवण कर, और सरक आती समीप है प्रमदा करती हुई प्रतिध्वनि। हृदय द्रवित होता है सुनकर, शशिकर छू कर यथा चंद्रमणि। किंतु उसी क्षण भूख प्यास से विकल वस्त्र वंचित अनाथगण, हमें किसी की छाह चाहिए, कहते सुनते हुए अन्नकण। आ जाते हैं हृदय द्वार पर, मैं पुकार उठता हूँ तत्क्षण। हाय मुझे धिक है जो इनका, कर न सका मैं कष्ट निवारण। उमड़ घुमड़ कर जब घमंड से उठता है सावन में जलधर, हम पुष्पित कदम्ब के नीचे झूला करते हैं प्रतिवासर। तड़ित प्रभा या घन गर्जन से भय या प्रमोह देख प्राप्त कर, वहाँ भुजबंधन कस लेती है, यह अनुभव है परम मनोहर। किंतु उसी क्षण वह गिर बीनी अति विषाद में जिसके मुँह पर, घुने हुए छप्पर की भीषण चिंता के हैं गिरे वारिदर। जिसका नहीं सहारा कोई, आ जाती है दृग के भीतर, मेरा हर्ष चला जाता है एक आह के साह निकल कर स्वप्न। प्रतिक्षण नूतन वेद बनाकर रंग बिरंग निराला, रवि के सम्मुख थिरक रही है नभ में वारिद माला। नीचे नील समुद्र मनोहर, ऊपर नील गगन है, घन पर बैठ बीच में विचरूं यही चाहता मन है। सिंधु विहंग तरंग पंख को फड़ता कर प्रतिक्षण में, है निमग्न नित भूमि कंक के सेवन में रक्षण में। पथिक से, मेरे लिए खड़ा था दुखियों के द्वार पर तू, मैं बाट जोहता था तेरी किसी चमन में। बनकर किसी के आंसू मेरे लिए बहा तू, मैं देखता तुझे था मासूक के बदन में। फुटकल। बारहवें हैं अगले। स्वर्गीय लाला भगवान दीन जी के जीवन का प्रारंभिक काल उस बुंदेलखंड में व्यतीत हुआ था जहां देश की परंपरागत पुरानी संस्कृति अभी बहुत कुछ बनी हुई है। उनका रहन सहन बहुत सादा और उनका हृदय सरल और कोमल था। उन्होंने दिल्ली हिंदी के पुराने काव्यों का नियमित रूप से अध्ययन किया था। इससे वे ऐसे लोगों से कुड़ते थे जो परंपरागत हिंदी साहित्य की कुछ भी जानकारी प्राप्त किए बिना केवल थोड़ी सी अंग्रेजी शिक्षा के बल पर हिंदी कविताएं लिखने लग जाते थे। बुंदेलखंड में शिक्षित वर्ग के बीच और सर्वसाधारण में भी हिंदी कविता का सामान्य रूप में प्रचार चला आ रहा है। ऋतुओं के अनुसार जो त्यौहार और उत्सव रखे गए हैं, उनके आगमन पर वहाँ लोगों में अब भी प्रायः वही उमंग दिखाई देती है। विदेशी संस्कारों के कारण वह मारी नहीं गई है। लाला साहब वही उमंग भरा हृदय लेकर छतरपुर के काशी आ रहे हिंदी शब्द सागर के संपादकों में एक वे भी थे। पीछे हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी के अध्याय हुए। हिंदी साहित्य की व्यवस्थित रूप से शिक्षा देने के लिए काशी में उन्होंने एक साहित्यिक विद्यालय खोला जो उन्हीं के नाम से अब तक बहुत अच्छे ढंग पर चला आ रहा है। कविता में वे अपना उपनाम दीन रखते थे। लाला जी का जन्म संवत 1924 में और मृत्यु 1987 जुलाई 1930 में हुई। पहले वे ब्रजभाषा में पुराने ढंग की कविता करते थे। पीछे लक्ष्मी के संपादक हो जाने पर खड़ी बोली की कविताएं लिखने लगे। खड़ी बोली में उन्होंने वीरों के चरित्र लेकर बोलचाल की कड़कड़ाती भाषा में जोशीले रचना की है। खड़ी बोली की कविताओं का तर्ज उन्होंने प्रायः मुंशी याना ही रखा था। बहम या छंद भी उर्दू के रखते थे और भाषा में चलते अरबी या फारसी शब्द भी
लाते थे। इस ढंग से उनके 3 काव्य निकले हैं, वीर छत्राणी, वीर बालक और वीर पंचरत्न। लालाजी पुराने हिंदी काव्य और साहित्य के अच्छे मर्मज्ञ थे। बहुत से प्राचीन काव्यों की नए ढंग की टीकाएं करके उन्होंने अध्ययन के अभिलाषियों का बड़ा उपकार किया है। रामचंद्रिका, कवि प्रिया, दोहावली, कवितावली, बिहारी सस्य आदि की इनकी टीकाओं ने विद्यार्थियों के लिए अच्छा मार्ग खोल दिया। भक्ति और श्रृंगार की पुराने ढंग की कविताओं में उक्ति चमत्कार वे अच्छा लाते थे। उनकी कविताओं के दोनों तरह के नमूने नीचे दिए। सुनि मुनि कौशिकते साप को हवाल सब, बाड़ी चित्त करुणा की अजब उमंग है। पद रज डारी करे पाप सब छारी, करी न वल सुनारी दियो धाम हूँ उतंग है। दिन भर ने ताही लखी जात परी लोक, और उपमा अभूत को सुझानो नयो ढंग है। कौतुक निधान राज रज की बनाए रजू, पद ते उड़ाई ऋषि पति निपतंग है। वीरों की सुमाताओं का यश जो नहीं गाता, वह व्यर्थ सुकवि होने का अभिमान जनाता। जो वीर सुयश गाने में है ढील दिखाता, वह देश के वीरत्व का है मान घटाता। सब वीर किया करते हैं सम्मान कलम का, वीरों का सुयश गान है अभिमान कलम का। इनकी फुटकर रचनाओं का संग्रह नवीन बीन या नदी में दिन में है। अगले हैं पंडित रूप नारायण पांडे। पांडे जी ने यद्यपि ब्रजभाषा में भी बहुत कुछ कविताएं की हैं, पर इधर अपनी खड़ी बोली की कविताओं के लिए ही ये अधिक प्रसिद्ध हैं। इन्होंने बहुत से उपयुक्त विषय कविता के लिए चुने हैं और उनमें पूरी रसात्मकता लाने में समर्थ हुए हैं। उनके विषय के चुनाव में ही भावुकता टपकती है, जैसे दलित, कुसुम, वन विहंगम, आश्वासन। इनकी कविताओं का संग्रह पराग के नाम से प्रकाशित हो चुका है। पांडे की वन विहंगम नाम की कविता में हृदय की विशालता और सरसता का बहुत अच्छा परिचय मिलता है। दलित कुसुम की अन्योक्ति भी बड़ी हृदय ग्राहिणी है। संस्कृत और हिंदी दोनों के छंदों में खड़ी बोली को उन्होंने बड़ी सुघड़ाई से ढाला है। यहाँ स्थानाभाव से हम 2 ही पद उद्धृत कर सकते हैं। आहा अधम आंधी आ गई तू कहाँ से, प्रलय घन घटा सी छा गई तू कहाँ से। पद दुख सुख तूने कहाँ न देखा ना भाला, कुसुम अधिकिला ही हाय यों तोड़ डाला। मन बीन बसे थे फंसे थे ममत्व में एक कपोत कपोती कहीं, दिन रात ना एक को दूसरा छोड़ता, ऐसे हिले मिले दोनों वहीं। बढ़ने लगा नित्य नया नेह, नई नई कामना होती रही, कहने का प्रयोजन है इतना, उनके सुख की रही सीमा नहीं। अगले हैं चौधरी पंडित सत्यनारायण कविरत्न। खड़ी बोली की खरखराहट जो तब तक बहुत कुछ बनी हुई थी, वे बीच वियोगी हरि के समान स्वर्गीय पंडित सत्यनारायण कविरत्न जन्म संवत 1936, मृत्यु 1975 भी ब्रज की मधुर वाणी सुनाते रहे। रीतिकाल के कवियों की परंपरा पर ना चलकर वे या तो भक्तिकाल के कृष्ण भक्त कवियों के ढंग पर चले हैं, अथवा भारतेंदु काल की नूतन कविता की प्रणाली पर। ब्रजभूमि और ब्रजपति का प्रेम उनके हृदय की संपत्ति थी। ब्रज के अतीत दृश्य उनकी आँखों में फिरा करते थे। इंदौर के पहले साहित्य सम्मेलन के अवसर पर ये मुझे वहाँ मिले। वहाँ की अत्यंत काली मिट्टी देख वे बोले, या माटी को तो
हमारे कन्हैया ना खाते। अंग्रेजी की ऊंची शिक्षा पाकर भी इन्होंने अपनी चाल ढाल ब्रजमंडल के ग्रामीण भले मानसों की ही रखी। धोती, बगलबंदी और दुपट्टा, सिर पर एक गोल टोपी, यही उनका वेश रहता था। वे बाहर जैसे सरल और सादे थे, भीतर भी वैसे ही थे। सादापन दिखाने के लिए धारण किया हुआ नहीं, स्वभावता है। यह बात उन्हें देखते ही और उनकी बातें सुनते ही प्रकट हो जाती थी। बाल्यकाल से लेकर जीवन पर्यंत वे आगरे से 1.5 कोस पर ताजगंज के पास धादुपुर गांव में ही रहे। उनका जीवन क्या था? जीवन की विषमता एक छांटा हुआ दृष्टांत था। उनका जन्म और बाल्यकाल, विवाह और गार्हस्थ सब एक दुख भरी कहानी के संबद्ध खंड थे। वे थे ब्रज माधुरी में पगे जीव। उनकी पत्नी थी आर्य समाज के तीखेपन से पली महिला। इस विषमता की विरसता बढ़ती ही गई। थोड़ी ही अवस्था में कविरत्न जी की जीवन यात्रा समाप्त हो गई। ब्रजभाषा की कविताएं वे छात्रावस्था में से ही लिखने लगे थे। वसंतागमन पर वर्षा के दिनों में वे रसीय और ग्राम गीत अपड़ ग्रामीणों में मिलकर निसंकोच गाते थे। सवैया पढ़ने का ढंग उनका ऐसा आकर्षक था कि सुनने वाले मुग्ध हो जाते थे। जीवन की घोर विषमताओं के बीच भी वे प्रसन्न और हंसमुख दिखाई देते थे। उनके लिए उनका जीवन ही एक काव्य था। अतः जो बातें प्रत्यक्ष उनके सामने आती थी, उन्हें काव्य का रूप रंग देते उन्हें देर नहीं लगती थी। मित्रों के पास वे प्रायः पद्य में पत्र लिखा करते थे, जिनमें कभी कभी उनके स्वभाव की झलक भी रहती थी। जैसे स्वर्गीय पद्म सिंह जी के पास भेजी हुई इस कविता में, जो मैं सो हंसी मिले होत में तासु निरंतर चेरो, बस गुण ही गुण निरखती है मधि सरस सरल प्रकृति को प्रेरो। यह स्वभाव को रोग जानिए मेरो बस कछु नाही, नित नव विकल रहत याही सो सहृदय विचरन माही। सादा दारू योसित सम बेबस आज्ञा मुदित प्रमाणे, कोरो सत्यग्राम को वासी कहाँ तकल्लुफ जाने। किसी का कोई अनुरोध टालना तो उनके लिए असंभव था। यह जानकर बराबर लोग किसी न किसी अवसर के उपयुक्त कविता बना देने की प्रेरणा उनसे किया करते थे। वे किसी को निराश ना करते थे। उनकी वही दशा थी जो उर्दू के प्रसिद्ध शायर इंसा की लखनऊ दरबार में हो गई थी। इससे उनकी अधिकांश रचनाएं सामयिक है और जल्दी में जोड़ी हुई प्रतीत होती हैं। जैसे गोस्वामी रामतीर्थ तिलक, गोखले, सरोजनी नायडू इत्यादि की प्रशस्तियाँ, लोकहितकर आयोजन के लिए अपील, हिंदू विश्वविद्यालय के लिए लंबी अपील देखिए, दुख और अन्याय के निवारण के लिए पुकार, कुली प्रथा के विरुद्ध पुकार देखिए। उन्होंने जीती जागती ब्रजभाषा ली है। उनकी ब्रजभाषा उसी रूप में बंधी ना रहकर जो काव्य परंपरा में भीतर पाया जाता है, बोलचाल के चलते रूपों को लेकर चली है। बहुत से ऐसे शब्दों और रूपों का उन्होंने व्यवहार किया है जो परंपरागत काव्य भाषा में नहीं मिलते। उत्तर रामचरित और मालती माधव के अनुवादों में श्लोकों के स्थान पर उन्होंने बड़े मधुर सवैये रखे हैं। मैकाले में अंग्रेजी खंड काव्य होरेसस का पदबद्ध अनुवाद उन्होंने बहुत पहले किया था। कविरत्न की बड़ी कविताओं में प्रेमकली और भ्रमरदूत विशेष उल्लेखनीय योग्य हैं। भ्रमरदूत में यशोदा के द्वारका में जा बसे हुए कृष्ण के पास संदेश भेजा है। उनकी रचना नंददास के भ्रमर की ढंग पर की गई है, परंतु में देश की वर्तमान दशा और अपनी दशा का भी हल्का सा आभास कवि ने दिया है। सत्यनारायण जी की रचना
के कुछ नमूने देखिए। अलबेली कहूँ बेली द्रुमन, सो लिपटी सुहाई, धोए धोए पातन की अनुपम कमनाई। चातक सुख को यल ललित, बोलत मधुरे बोल, कूकी कूकी के की ककील, कुंजन करत कलोल। निरखी घन की घटा, लखी वह सुषमा, जाल लाल निज बिन नंदरानी। हरि सुधि उमड़ी घुमड़ी, उन पर अति अकुलानी। सुधि बुद्धि तजी माथो पकड़ी, करी करी सोच अपार। दृगजाल मिस मानहु निकरी, वही विरह की धार। कृष्ण रटना लगी, कोने भेजो दूत पूत, सो बिथा सुनावे। बातन मह बहराई जाई, ताको यह लावे। त्यागी मधुपुरी को गयो छाड़ी, सबन के साथ साथ समंदर पे भयो दूर। द्वारिका नाथ जाई गो को उहा, नित नव परत अकाल। काल को चलत चक्र चहूँ, जीवन को आनंद न देखियो जात यहाँ कहूँ। बड़ो यथेच्छाचार कृत, जहाँ देखो तहाँ राज। होत जात दुर्बल विकृत, दिन दिन आर्य समाज। दिनन के फेर सो, जे तजी मातृभूमि सो। ममता होत प्रवासी, तिन्ही विदेशी, तंग करत दे विपदा खासी। नारी शिक्षा नादर, जे लोग अनारी, ते स्वदेश अवनति प्रचंड पातक अधिकारी। निरखी हाल मेरो प्रथम लेहूँ, समुधि सब कोऊँ। विद्या बल लहिमति परम अबला सबला होई। लखो अजमाई के भ्रमरदूत से। भयो क्यों अनचाहत को संग, सब जग के तुम दीपक। मोहन प्रेमी हम हूँ पतंग। लखी तब दीपति देह, शिखा में निरत विरह लोता लागी। खींचती आप सो आप, उतहि यह ऐसी प्रकृति अभागी। यद्यपि स्नेह भरी तब बतियाँ, तों अचरज की बात। योग वियोग दो उनमें, एक सम नित्य जरावत गात।